aspirants, welcome to our channel. This is Purvija, your biology mentor, and our today's topic is nucleus. केंद्रक के बारे में आज हम बात कर रहे हैं. सबसे पहले डिस्कवरी देखिए. Nucleus was discovered by Robert Brown in 1831. उसके बाद न्यूक्लियस का शेप जनरली इट इज स्फेरिकल, या तो स्फेरिकल शेप का होता है और इलेप्टिकल. स्फेरिकल और इलेप्टिकल इन शेप. देन nucleus is the major controlling center of the cell. Controlling center of the cell, or it is called as brain of the cell. So basically these two are important points. देखो जिस तरह से न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल क्यों बोला है, कोशिका का दिमाग या मस्तिष्क इसलिए बोला क्योंकि जिस तरह से आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, आपका ब्रेन करता है. आपकी बॉडी में जो भी टास्क होते हैं, जो भी ऑर्गन्स एक्टिविटी करते हैं, आप बॉडी में जो भी एक्टिविटी कर रहे हो अपनी बॉडी से, वो सब कुछ आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है. इसी तरह एक सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है वो सब किसके अंडर कंट्रोल होती है, न्यूक्लियस के. क्योंकि न्यूक्लियस में किसी भी सेल का हेरिडिटी मटेरियल यानी कि डीएनए होता है, इसलिए न्यूक्लियस को कह रहे हैं मेजर कंट्रोलिंग सेंटर. कोशिका का जो मेजर कंट्रोलिंग सेंटर है या तो वो है या तो फिर ब्रेन ऑफ द सेल. उसके बाद देखिए न्यूक्लियस के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. Major components of nucleus. एक तो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली. दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्मा. न्यूक्लियोप्लाज्मा का मतलब है केंद्रक द्रव्य. नेक्स्ट पार्ट है न्यूक्लियस का न्यूक्लियोलस. And the last and most important portion of nucleus is chromosome. तो ये चार मेन कंपोनेंट है न्यूक्लियस के. इन सबसे मिलकर के किसी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है. देखिए स्टूडेंट्स, ये है न्यूक्लियस का कंप्लीट स्ट्रक्चर. इसमें क्या क्या है, ये जो बाहर आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन. एक लेयर इसकी बाहर है और दूसरी लेयर इसकी अंदर की तरफ है. इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली. इसके बाद अंदर जो आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोसोम, या अगर हम इसे हेरिडिटी मटेरियल बोले तो ज्यादा सही है, आनुवांशिक पदार्थ. किसी भी कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ उसके केंद्रक के अंदर ही उपस्थित होता है. उसके बाद ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक डार्क कलर की बॉडी यहां नजर आ रही है, दिस इज न्यूक्लियोलस. और अंदर भरा होता है एक लिक्विड, और इस लिक्विड को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा. जिस तरह सेल के अंदर जो लिक्विड है उसे साइटोप्लाज्मा बोलते हैं, उसी तरह न्यूक्लियस वाले को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा.
अब यहाँ पे देखो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इट इज डिसकंटिन्यूअस लेयर, ये डिसकंटिन्यूअस है, बीच बीच में ब्रेक हो रही है और बीच बीच में आपको पोल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक पोल लाइक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियर पोर। तो किसी भी सब्सटेंस की अगर न्यूक्लियस के अंदर एंट्री होनी है या न्यूक्लियस से बाहर किसी भी चीज को एग्जिट करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोटीन है या कोई आरएनए है, आरएनए न्यूक्लियस के अंदर बनता है और उसे अब जब बाहर जाना है, उसे साइटोप्लाज्मा में एंटर करना है, तो वो कौन सी जगह से जाएगा, इसी न्यूक्लियर पोर से होते हुए कोई भी चीज जो है वो न्यूक्लियस के या तो अंदर आती है, इंपोर्ट होगी, या तो न्यूक्लियस के बाहर निकलेगी, एक्सपोर्ट होगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। देखिए अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मैंने अभी आपको बताया कि इट इज डबल लेयर्ड, इसमें 2 लेयर्स है। यहाँ पे हम डायग्राम फिर से बनाते हैं। एक लेयर ये बाहर की तरफ है, आउटर लेयर, और एक लेयर अंदर की तरफ है, तो ये डबल लेयर मेम्ब्रेन हो गई। इनके बीच में क्या है, इनके बीच में आपको दिख रहा है कुछ, एक कैविटी या खाली जगह दिख रही है। इस कैविटी, दोनों लेयर्स, आउटर लेयर और इनर लेयर, ठीक है, सपोज दिस इज आउटर, दिस इज इनर, इनके बीच में ये हो गई कैविटी। ये इस कैविटी को बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है, इसको बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और ये खाली नहीं होता बिल्कुल भी, इसमें भरा होता है एक फ्लूइड, और उस फ्लूइड को कहते हैं पेरीन्यूक्लियर फ्लूइड। पेरीन्यूक्लियर स्पेस बिटवीन 2 layers is present and which is filled by a fluid called perinuclear fluid. इसके बाद न्यूक्लियर पोर्स की हम बात कर चुके हैं। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट कंटिन्यूअस लेयर, बीच बीच में पोर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, किसी भी मटेरियल के इंपोर्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्मा टू न्यूक्लियस। इंपोर्ट कहाँ से होगा, साइटोप्लाज्मा है वहीं से कोई चीज आ सकती है न्यूक्लियस के अंदर, या फिर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्मा में जा सकती है कोई चीज। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रेगुलेट कर रहे हैं। उसके बाद में देखिए जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ये जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और ये कौन सी सेल्स में प्रेजेंट होगी। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केवल यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगी, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो प्रिमिटिव टाइप की है और वहां पे जो हेरिडिटी मटेरियल है उनका वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट है। उसके लिए सेल के अंदर कोई अलग से कंपार्टमेंट नहीं बना हुआ। लेकिन यूकैरियोटिक सेल इज मोर डेवलप्ड, सो हियर अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, जो क्या कर रही है, न्यूक्लियस जो हमारा इनर न्यूक्लियस के अंदर वाला जितना भी मटेरियल है ना उसको अलग कर रही है, उसको सेपरेट कर रही है फ्रॉम साइटोप्लाज्मा, और एक प्रॉपर अलग कंपार्टमेंट बना रही है न्यूक्लियर मटेरियल्स के लिए। तो जो न्यूक्लियर मटेरियल्स होंगे, डीएनए वगैरह, वो सारे साइटोप्लाज्मा के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होंगे, और ऐसा यूकैरियोटिक सेल में होगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल है वो। इसके बाद देखो जो आउटर लेयर है न्यूक्लियस की, वो कनेक्टेड होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जो हमने एक नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाया था, वहां पे मैंने आपको ये चीज बताई थी डायग्राम में कि सपोज दिस इज योर न्यूक्लियस, तो ये जो आउटर लेयर है, ये जो आउटर लेयर है, इसमें से क्या हो रहा है, ये इस तरह से करके एक स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है, और ये एक कोशिका या सेल ऑर्गेनेली है और इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो नेक्स्ट कंपोनेंट है न्यूक्लियोप्लाज्मा। इट इज ऑल्सो नोन एज कैरियोप्लाज्मा और न्यूक्लियर सैप। आपको पता है कि न्यूक्लियस के रिगार्डिंग हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कैरियन। ये हमने कहाँ पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो कैरियन मतलब न्यूक्लियस, कैरियोप्लाज्मा मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड है वो, या न्यूक्लियर सैप भी इसे बोलते हैं। अगर इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो इट इज स्लाइटली, मतलब ये कैसा होगा, स्लाइटली एसिडिक होगा नेचर में, और इसकी कॉम्पोजिशन एकदम मिलती जुलती होती है प्रोटोप्लाज्मा या साइटोप्लाज्मा की जैसी, ठीक है। अच्छा, जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है
कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन किसके जैसी होती है, तो आपका आंसर होगा सेल मेम्ब्रेन के जैसी। जिस तरह सेल मेम्ब्रेन में या कोशिका झिल्ली में आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और लिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, उसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन और लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद में हम देखते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्मा जो है ये किससे मिलकर बना है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें न्यूक्लियोप्लाज्मा में प्रोटीन, फॉस्फोरस और न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। आयरन भी अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा अबंडेंट आयरन है न्यूक्लियोप्लाज्मा में, तो आप कहेंगे फॉस्फोरस प्रेजेंट है वहां पे। न्यूक्लिक एसिड से मेरा मतलब है डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड किसको कहा जाता है, डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो कुछ नहीं है, जिस तरह तुम्हारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्मा है ना, वैसे ही न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्मा है। कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन साइटोप्लाज्मा में तो क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल मतलब हेरिडिटी मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए। नेक्स्ट कंपोनेंट है न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस को न्यूक्लियोलाई भी बोलते हैं। जनरली इट इज स्फेरिकल इन शेप, ये स्फेरिकल शेप का होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल शेप। एंड ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब मैंने यहाँ डॉटेड लाइन इसीलिए शो किया है क्योंकि मैं इस डायग्राम से ये बताना चाह रही हूँ कि इसमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मिक्सअप हुए हुए रहते हैं, जो वहां पे न्यूक्लियोप्लाज्मा प्रेजेंट है उसके साथ में। उसके बाद में किसी कोई भी जो सेल है उसमें, या तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियोलस होता नहीं है, केवल यूकैरियोटिक सेल में होता है। तो हो सकता है इसका जो नंबर है वो या तो 1 हो या फिर मोर देन 1 भी होते हैं एक न्यूक्लियस में, 1 और मोर देन 1। कुछ यूकैरियोटिक सेल्स ऐसी होती हैं जो अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 न्यूक्लियोलस कंटेन करती हैं, सम यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, अच्छा अब इसका फंक्शन देखिए भाई, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्मा प्रेजेंट है तो उसका क्या इंपॉर्टेंट, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंट रोल क्या है। तो ये करता है आरआरएनए का सिंथेसिस। अब थोड़ा सा मैं आरआरएनए के ऊपर बात करना चाहूंगी क्योंकि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। आरआरएनए का मतलब है, आर का मतलब है राइबोसोमल, राइबोसोमल आरएनए। एंड बेसिकली आरएनए इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार का आरएनए है। एक है एमआरएनए, दूसरा है टीआरएनए एंड द थर्ड वन इज आरआरएनए। 3 तरह का। एमआरएनए मतलब, एम का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, टी का मतलब होता है ट्रांसफर्स आरएनए और आर का मतलब है राइबोसोमल आरएनए, जो बेसिकली राइबोसोम में प्रेजेंट होगा, मतलब राइबोसोम का फॉर्मेशन करेगा ये। और आपको पता है राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है जिसके बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। और राइबोसोम के बारे में एक बात बता देती हूँ कि ये प्रोटीन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज बोला जाता है, क्योंकि सेल में जो भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो राइबोसोम पे होता है। ठीक है, तो राइबोसोम में राइबोसोम बनाने के लिए आरआरएनए की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, राइबोसोमल आरएनए की। और राइबोसोमल आरएनए कौन बनाएगा, वो बनाएगा हमारा न्यूक्लियोलस। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है न्यूक्लियस का वो है क्रोमोसोम। अब देखो क्रोमोसोम क्या है, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो उसका हेरिडिटी मटेरियल या उसका जेनेटिक मटेरियल है उसी को क्रोमोसोम कहते हैं, उसी की एक फॉर्म क्रोमोसोम कहलाएगी। क्योंकि जनरली क्या है, जब सेल डिवीजन में एंटर नहीं करती, मतलब जब सेल अपनी नॉर्मल स्टेट में है,
तो उसके अंदर हमें क्रोमोसोम दिखाई नहीं देते। लेकिन जब कोई सेल डिवीजन के अंदर एंटर करेगी तो क्या होगा, उसका ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको अलग अलग नाम से हम बोल सकते हैं। जैसे we called it as a genetic material of the cell, इसको अपन जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ या हेरिडिटरी मटेरियल बोल सकते हैं। या फिर इसको हम क्रोमेटिन मटेरियल ऑफ द सेल इज also called, we can say it is as a chromatin material. Okay, इतने सारे नाम है, कंफ्यूज मत होना क्योंकि सबका मतलब तो एक ही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमने इसका नाम बदला और हमने इसी जेनेटिक मटेरियल को बोला क्रोमोसोम। ऐसा क्या हुआ? तो देखो, क्रोमा का मतलब होता है, क्रोमा मीन्स कलर, क्रोमा मीन्स कलर, एंड सोम या सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो सेल के न्यूक्लियस को जब स्टेन किया गया ना, स्टेन कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डाई। डिफरेंट डाइज होती हैं जो कलर्ड कर देती हैं किसी भी मटेरियल को। तो जब हमने स्टेनिंग की तो हमें न्यूक्लियस के अंदर कुछ कलर्ड बॉडीज दिखाई दी और उन कलर्ड बॉडीज को कहा गया क्रोमोसोम। इस तरह इसका नाम पड़ा। नॉर्मल स्टेट में तो ये पूरा ना धागे जैसा उलझा हुआ, मतलब जब आप किसी नॉर्मल सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर रखोगे और ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्रोमोसोम नहीं दिखाई देंगे, आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इस तरह से उलझा हुआ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, कुछ समझ नहीं आएगा कौन सी चीज कहाँ स्टार्ट हो रही है कहाँ एंड हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यही सेल डिवीजन में एंटर कर गई, कोशिका विभाजन में एंटर कर गई, तो यही जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये अपनी शेप चेंज कर लेता है और यही बनाता है क्रोमोसोम। अब ये अपनी शेप कैसे चेंज करता है, इसके अंदर जो भी वाटर कंटेंट है उसको वो लूज कर देता है और यही क्रोमेटिन मटेरियल हो जाता है कंडेंस। कैसा हो जाता है, ये कंडेंस हो जाता है, ये थिक हो जाता है और स्मॉल हो जाता है और ये कुछ ऐसी शेप ले लेता है जो स्ट्रक्चर में अभी ड्रॉ कर रही हूं। कुछ ऐसी शेप ले लेता है ये, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं क्रोमोसोम। आर यू क्लियर? आई होप यू आर क्लियर। क्रोमोसोम में क्या है, क्रोमोसोम में ये जो दो बॉडीज आपको दिख रही हैं, एक ये स्ट्रक्चर एंड दूसरा ये है इसके क्रोमैटिड्स। These are known as chromatids. तो एक क्रोमोसोम पे कितने क्रोमैटिड होते हैं? 2 क्रोमैटिड्स होते हैं। और ये जो सेंटर में है ये भी डीएनए का ही स्ट्रक्चर है। डीएनए ही यहाँ पे कॉम्पैक्ट हो गया और इसने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया है जहां पे दोनों क्रोमैटिड्स मिल रहे हैं और इसे कहेंगे सेंट्रोमियर। आपको पता है कि किसी भी सेल का जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या है? डीएनए है। कुछ वायरसेस में आरएनए भी होता है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन यहाँ पे हम एक यूकैरियोटिक सेल की बात करें और वहां जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए यहाँ पे है तो ऑफ कोर्स इसी से क्रोमोसोम बना है। इस तरह से यही तो है हेरिडिटी मटेरियल क्रोमोसोम में। ऐसे ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था अब वो कॉम्पैक्ट हो गया और वो अरेंज हो गया है, उसने खुद को अरेंज कर लिया है क्रोमोसोम की शेप में। अदरवाइज ये जो स्ट्रक्चर है ना ये भी यही है, बस इसी ने खुद को अरेंज कर लिया एक प्रॉपर शेप में। कंडेंस हो गया, वो थिक हो गया, स्मॉल हो गया, है ना, और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो गया। तो जेनेटिक मटेरियल पे क्या होता है, डीएनए पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं और यही जीन होता है जिसके पास कैरेक्टर होता है, ठीक है। और यही कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई पर्सन है और उसमें ब्लू कलर की आईज है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके पास ब्लू कलर आई के लिए वो वाला जीन प्रेजेंट है। मान लो कोई पर्सन है उसके कर्ली हेयर्स हैं,
तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके पास कर्ली हेयर वाला जीन है, और ये जो जीन्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं। इसी डीएनए से ये क्रोमोसोम बना है। तो बेसिकली ये जो दोनों क्रोमैटिड्स हैं, इन पे क्या होता है? इन पे अ पेयर ऑफ जीन प्रेजेंट होता है। इन क्रोमैटिड्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जीन क्या करते हैं? किसी भी कैरेक्टर के लिए, कोई भी मान लो किस कैरेक्टर आना है, ठीक है, तो उस कैरेक्टर के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? जीन के पास होती है। तो सीधा साधा कहने का मतलब ये है कि जैसा जीन होगा वैसे ही उस पर्सन में कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ। तो क्रोमोसोम के पास वो इंफॉर्मेशन है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होने वाली है। इसीलिए क्रोमोसोम को जेनेटिक व्हीकल्स का नाम भी दिया जाता है। तो न्यूक्लियस हमारा टॉपिक जो है वो यहाँ पे फिनिश होता है, और इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं साइटोप्लाज्म।